तो बेटा एक और पेपर आपका मॉडल पेपर, और 12 सितंबर की नीट की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने 7 पेपर का जो सीरीज चलाया था उसका नेक्स्ट पेपर है ये। देखिए आपके सामने होगा और इसका वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने। सो पहला क्वेश्चन है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्पीसीज। ईच स्पीसीज हैज सम डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर देन अदर स्पीसीज। ये बात तो सही है कि हर स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली अलग है दूसरे से। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। याद रखना, ब्रीडिंग और बेटा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्पीसीज की खास बात होती है। ईच स्पीसीज हैव वन और मोर जीनस, ये गलत है। हर स्पीसीज का एक ही जीनस होता है। जीनस में है मोर देन वन स्पीसीज, लेकिन एक स्पीसीज का एक ही जीनस होता है, तो ये तो गलत होता है। तो इनकरेक्ट ही पूछा था, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 101 के बाद 102 क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। करेक्ट मैचिंग पेयर इज ग्लोरियोसा वेजिटेबल लिलियसी। पहली बात तो ग्लोरियोसा वेजिटेबल नहीं है। बेलाडोना मेडिसिन है, फेबेसी गलत है इसमें। पेट्यूनिया स्पाइस नहीं है। तो करेक्ट मैचिंग पेयर सेस्वेनिया एक फॉडर है और फेबेसी का मेंबर है। इस तरीके से इसका आंसर 4 हो जाएगा। 102 के बाद 103 आएगा। ग्लाइकोलिसिस के बारे में क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। ग्लाइकोलिसिस कॉज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड द 2 ATP एज अ नेट गेन। ये सही है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते हैं 2 मोल और 2 ATP का नेट गेन होता है। 2 यूज होते हैं, 4 बनते हैं तो 2 का नेट गेन होता है। टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, ये भी सही है। यूजेस 2 ATP एट 2 स्टेप। यस, 2 जगह पर 2 ATP यूज होते हैं और 2 जगह पर 2-2 करके 4 ATP बनते हैं। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ TMB। TMB के पास तो साइटोप्लाज्म ही नहीं है यार। टोबैको मोज़ेक वायरस तो गलत हो गया। तो 1 2 3 सही हुआ। देख लो कहाँ पर है 1 2 3, जिसमें 4 ना हो। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ओके सही, आगे बढ़ जाइए। 103 के बाद आया 104। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज बाई, इट इज डायरेक्ट आंसर ब्लैकमैन। आगे बढ़ जाइए। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई ओनली रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल स्पोर? कोनिडिया। अब कोनिडिया बेटा 2 जगह पर पाई जा रही है। एक तो एस्कोमाइसिटीज, दूसरा ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये तीनों एग्जांपल ड्यूट्रोमाइसिटीज के हैं, अल्टरनेरिया, ट्राइकोग्राम, कॉलिडोट्राइकम। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो अगर आपके सामने इस क्वेश्चन के बारे में कोई पूछे तो बोलिए ऑल ऑफ द अबव। 105 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ जाइए। 106 क्वेश्चन आएगा। साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम जो होते हैं बेटा वो ETS में पाए जाते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं हो सकता, क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रिस्टा होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, उसमें बेटा पाए जाते हैं साइटोक्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, साइटोक्रोम आर फाउंड इन क्रिस्टा। ओके आगे बढ़ जाइए। 107वां क्वेश्चन आया, इसको मैच कराइए। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है म्यूकर एंड राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम एंड क्लेविसेप्स। ओके, ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम, अभी एग्जाम्पल बताया गया था। और बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है एगेरिकस एंड अस्टिलागो। और इस तरीके से 107 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप मैच करा लीजिए, आगे बढ़ जाइए। 107 के बाद 108 क्वेश्चन आया, इसको ध्यान से देखिए। इन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन 36 मॉलिक्यूल का नेट गेन आ रहा है। 36 का नेट गेन आ रहा है, जिसमें से ग्लाइकोलिसिस से बेटा, ग्लाइकोलिसिस से बेटा सबस्ट्रेट लेवल पर 2 का नेट गेन है। बाकी सब ETS से है, यानी ETS से बेटा लगभग 34 ATP का नेट गेन है। तो ETS कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो 2 मॉलिक्यूल आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 मॉलिक्यूल इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। 34 इनसाइड का मतलब है 34 बाय द ETS एंड 2 बाय द सबस्ट्रेट लेवल। इनफैक्ट इसमें से ये भी एकदम सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 होना चाहिए, क्योंकि बेटा क्रेब साइकिल में एक ATP ऐसा बनता, हाँ ठीक है, लेकिन ETS के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में ETS के अलावा 33 ETS से आप ले लीजिए, और अदर आप ले सकते हैं 32 ETS से, और 2 सबस्ट्रेट लेवल पर क्रेब साइकिल में 2 GTP और मिलेगी, यानी एक क्रेब साइकिल से 1 ATP, तो 32 और 2 34, तो टोटल मिलाकर के 36 ATP मिलेंगे। इस तरीके से आपको मालूम चलेगा। लेकिन ये दोनों क्रेब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया
के अंदर होती है, तो 34 माइटोकॉन्ड्रिया में 2 माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, ये आंसर सही होगा। 108 के बाद 109 क्वेश्चन आ गया, इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोथैलस ऑफ फर्न। प्रोथैलस ऑफ फर्न के बारे में इनकरेक्ट क्या है ये बताइए। इनकॉन्स्पिक्यूअस है, बहुत स्मॉल होता है, मल्टीसेलुलर होता है, मोस्टली फोटोसिंथेसिस होती है, तो सही है। रिक्वायर कोल्ड डेम एंड सैडी प्लेसेस, ये भी सही है। बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये भी सही है। तो भैया नन ऑफ दिस, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो बेटा याद रखना नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाए 109। आगे बढ़ जाइए, 110 क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। प्रोटोजोआ आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, सही है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ हैव कैविटी ग्लॉटिस, ग्लॉटिस नहीं होती यहाँ पर भाई, गलेट होती है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। मराइन अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ये सही है, ये सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन्होंने जो इनकरेक्ट पूछा है वो सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। बाकी सब कुछ करेक्ट है, यही सेकंड वाला इनकरेक्ट है। आगे बढ़ जाइए, 111वां क्वेश्चन आया। पायरीफॉर्म बाइफ्लैजेलेट गैमीट्स आर फाउंड इन। बाइफ्लैजेलेट गैमीट्स जनरली बेटा ये पाए जाते हैं सुनो, आई थिंक आपके अलगा के 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में 2 से लेकर 8 फ्लैजला हो सकते हैं, फियोफाइसी में 2 ही फ्लैजला होते हैं। तो पायरीफॉर्म और बाइफ्लैजेलेट आपको फियोफाइसी से एग्जाम्पल ढूंढना है। और एक्टोकार्पस यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल हो गया, ये भी क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल हो गया, ये भी क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल होगा। तो फियोफाइसी का एग्जाम्पल वो ढूंढना चाह रहे थे, एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा शुड बी द आंसर, क्योंकि ये एग्जाम्पल है फियोफाइसी के। ऑल्दो बाइफ्लैजेलेट गैमीट क्लोरोफाइसी में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर इज एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। 111 के बाद 112 हो गया। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। They lack cell wall, they are smallest living cells, they can survive without oxygen, they may have mesosome for respiration. respiration होगा ही नहीं, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन होते हैं, अनएरोबिक होते हैं, तो उन्हें बेटा रेस्पायरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा यही इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया चौथा। 112 का चौथा इनकरेक्ट हो गया। 113 मोनोकार्पिक प्लांट आर दोज विच बियर फ्लावर विथ 1 ओवरी, ये गलत है। मोनोकार्पिक का मतलब है जिंदगी में एक बार फ्लावर करना, फ्लावर वंस एंड डाई, एक बार फ्लावर करना, इट इज नोन एज मोनोकार्पिक फ्लावर। मोनो मतलब 1, कार्पिक मतलब फ्लावरिंग, तो इसका आंसर 113 का दूसरा हो गया। आगे बढ़ जाइए, 114 क्वेश्चन आ गया, इसे देखिए। क्लोरोप्लास्ट कंटेन फैट सॉल्युबल पिगमेंट, कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल। याद रखना क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी होती हैं और कैरोटिनॉइड भी होती हैं। 4th ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। बाकी वाटर सॉल्युबल हो नहीं सकता, वाटर सॉल्युबल हो नहीं सकता, और एंथोसाइनिन फैट सॉल्युबल हो नहीं सकता। इस तरीके से 114वें का आंसर बेटा 4th हो जाएगा। 115 क्वेश्चन आपके सामने आया, इसे देखिए। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरा टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्न टेरेस्ट्रियल नहीं होता, एक्वाटिक होता है, ये बात गलत है। सेलाजिनेला इज द हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर प्लांट। सेलाजिनेला हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर प्लांट होता है, सही है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉन्टिक, ये भी सही है। तो बोल रहे क्या क्या गलत सही है और क्या क्या गलत है, आप लोग को एक बार में क्वेश्चन देखना है। तो ओनली ए इज इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी तो सब गड़बड़ ऑप्शन है। ए इज इनकरेक्ट, बी एंड सी इज करेक्ट, तो ओनली ए इज इनकरेक्ट विल बी द आंसर। 115 के बाद 116वां क्वेश्चन आ गया। बोलते हैं वायरॉइड हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इनक्लोज बाय प्रोटीन कोड। याद रखना डबल स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों हटा दो, और डीएनए भी नहीं हो सकता, बस था केवल सिंगल स्टैंडर्ड नॉट इनक्लोज बाय प्रोटीन। बिना प्रोटीन का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इन्फेक्शियस आरएनए इज नोन एज वायरॉइड। टियोडीनर ने इसके बारे में एग्जांपल दिया था। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज के बारे में हम लोग सबको मालूम है। 116 के बाद 117वां क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। ओके, आपको शायद क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा हो, अब देखिए। हाँ, सम कैरेक्टर आर गिवन below, find out that how many of them present in both Bryophyta and Pteridophyta। दोनों में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में होना चाहिए। आर्किगोनिया दोनों जगह पर होती है, प्रोटोनिमा ब्रायोफाइटा में होती है, टेरिडोफाइटा में नहीं होती। एम्ब्रियो दोनों जगह होता है, ओव्यूल दोनों में नहीं होता है, वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में होते हैं, ब्रायोफाइटा में नहीं होते, एंथ्रीडियम दोनों जगह होता है। तो बोल रहे हैं कि इनमें से कितनी स्ट्रक्चर हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं। 1 2 3 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं दोनों जगह पाए जाते हैं। इस तरीके से 17 का हो गया सेकंड ऑप्शन।
117 के बाद 118वां आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग जर्मिनेशन माइक्रोपाइल ऑफ सीड टेक पार्ट इन द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। बोलते हैं जब भी कभी आपने कोई सीड देखा होगा, आपने शायद चने का सीड देखा होगा, और चने के सीड में आप लोगों ने देखा होगा एक छिद्र होता है यहाँ पर, ये जो छिद्र होता है इसे बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। बोलते हैं इस माइक्रोपाइल से क्या एंट्री करती है, इस माइक्रोपाइल से वाटर और ऑक्सीजन दोनों एंट्री कर सकती है, बिकॉज सीड कोट इनका हार्ड होता है, तो चने के इस छिद्र से पानी भी घुस सकता है, ऑक्सीजन भी घुस सकती है। सेकेंड ऑप्शन हो गया, आगे बढ़ जाओ। बोथ द रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर फॉलोइंग। रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के लिए क्या जरूरी है, 119वां क्वेश्चन आपके सामने है। बोलते हैं रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के लिए क्या जरूरी है। रेस्पायरेशन के लिए ग्लूकोज जरूरी है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो गलत हो गया। सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, रेस्पायरेशन के लिए जरूरी नहीं है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, रेस्पायरेशन के लिए जरूरी नहीं है। साइटोक्रोम एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों ईटीएस में हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और मालूम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लगती है, चाहे वो रेस्पायरेशन हो चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो। और इस तरीके से साइटोक्रोम और साइटोक्रोम इज प्रेजेंट बोथ इन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ इन रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ओके, 119 के बाद 120 क्वेश्चन आ गया, जरा इस पे ध्यान दीजिए। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इंजेक्टिंग माइक्रोब ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी नहीं होती बल्कि एक्टिव इम्यूनिटी होती है। सेल्फ लिमिटेड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये सही है। क्लोलोस्ट्रम ड्यूरिंग, तो आप देख रहे थे क्वेश्चन कि बेटा क्या सही है, आप लोग देख रहे थे। पहला तो इंजेक्शन माइक्रोब ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव नहीं होता बल्कि एक्टिव होता है। सेल्फ लिमिटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। कोलोस्ट्रम में बेटा एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जिससे बच्चे को क्या मिलता है, ये एक्टिव इम्यूनिटी नहीं मिलती बल्कि पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बेटा बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी मिल रही मम्मा से। तो याद रखना, पहला गलत तीसरा गलत। तो इन्होंने पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 120 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे। 121वां क्वेश्चन आएगा। स्पोरोफिटिक फेज इन द फ्यूनेरिया इज वेल डेवलप्ड एंड कंपोज्ड ऑफ। याद रखना, फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, और तीन चीजें पाई जाती हैं, एक तो फुट, दूसरा सीटा, तीसरा कैप्सूल। सो फुट, सीटा एंड कैप्सूल तीनों चीजें पाई जाती हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन में। आगे बढ़ जाइए। 121 के बाद 122वां क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अमंग एनिमल इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। सही है, इंसेक्ट ही ज्यादा पॉलिनेशन करते हैं, बात एकदम सही है। ओके, ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली एडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल, ये भी सही है। आप लोगों ने देखा था बहुत सारे ऑर्किड के पौधे बहुत सारे इंसेक्ट की मिमिक्री करते हैं ताकि उनका पॉलिनेशन हो जाए, तो इंसेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड लाइक द एडिबल नेक्टर पॉलन ग्रेन शेल्टर फॉर एग लेइंग एंड गिवन टू द पॉलिनेटर। यस, हर एनिमल से पॉलिनेट होने वाला फ्लावर कुछ ना कुछ रिवार्ड देता ही है, चाहे वो नेक्टर दे, चाहे पॉलन ग्रेन दे, चाहे फिर जगह दे एग लेइंग के लिए, तो ये भी सही। तो ऑल ऑफ द अबव, इनमें सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। 122 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 123 आ गया। द मेम्ब्रेन और लैमेला ऑफ द ग्रेना क्लोरोप्लास्ट। देखना, याद रखना ये क्वेश्चन क्यों गड़बड़ करते हैं। एक तो पहले थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, दीज आर नोन एज लैमेला, और जब बेटा थैलाकॉइड जुड़ के ग्रेना बनाते हैं, लेट्स सपोज इट इज अ ग्रेना, तो दो ग्रेना, ये भी ग्रेना के बीच में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेली। ये जो स्ट्रोमा लैमेली होती है, यहां पर PS2 एब्सेंट होती, ओके, बट यहां लैमेला में PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने बोला लैमेला में क्या होगा, तो लैमेला में बोथ PS1 एंड PS2 बोथ आर प्रेजेंट। 123वें का आंसर आपके पास होगा थर्ड। आगे बढ़ जाइए। 124वां क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट वन विथ रेस्पेक्ट टू साइटोकाइन, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्यूरिन। यस, N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन के नाम से हम लोग जानते हैं इसे, N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, इसके नाम से जानते हैं। सिंथेसाइज इन रूट अपेक्स डेवलपिंग सूट बट एंड यंग फ्रूट्स, ये भी सही है।
प्रमोट एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन, आई थिंक ये भी सही है, ये भी सही है। तो 124 का आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा, सब के सब ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए, 125वां आया। इन्होंने पूछा कि इसमें ए क्या है, याद रखना ए इज अ स्कूटेलम, ये इनका सिंगल कॉटिलेडॉन है, स्कूटेलम बोलते हैं। तो व्हाट ए इज स्कूटेलम, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, 125 के बाद 126वां क्वेश्चन आएगा, इसे देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्गा, हाईली वेरिएबल फॉर्म इन साइज, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, हर एक का फॉर्म अलग है, साइज अलग है। कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एक्सोजिनस मोटाइल स्पोर, अगर एक्सोजिनस है तो कुनीडिया होगा, और एक्सोजिनस होते ही नहीं है, मोटाइल स्पोर तो एंडोजिनस होते हैं, तो बात गलत है। सिंपल थैलॉइड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये सही है, हम लोग बोलते हैं एल्गी जल की रानी। A few of the marine forms such as kelp form the massive vascular plant body, vascular नहीं होती, massive body होती लेकिन vascular नहीं होती। तो याद रखना 126 का अगर कोई आंसर आपसे पूछे तो आप क्या देंगे, आंसर देंगे A and C is correct, so A and C are correct, all other are wrong। और इस तरीके से आपका 126वां हो गया। 127वां आ गया क्वेश्चन, इफ द मेल गैमीट इज X and egg is 3X। पहले ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कई बार बच्चे बोलते हैं। मान लीजिए कि ये एग सेल है, ये 3X है, तो सिनर्जिड भी क्या होंगी 3X, ये वाली सिनर्जिड भी होगी 3X। एंटीपोडल की हर एक सेल 3X। आप बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि अगर एक हैप्लॉइड है तो सारी हैप्लॉइड होती है, अगर ये N है तो ये भी N, 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 यहां पर N की वैल्यू उन्होंने 3X दी है। तो अब याद रखना यहां पर N प्लस N होगा, तो इसका मतलब 3X प्लस 3X, ये पोलर न्यूक्लियाई होंगे 3X प्लस 3X। ओके, इसके बाद बोल रहे हैं मेल गैमीट X है, अगर मेल गैमीट X है तो मेल गैमीट आया यहां से X लेकर के आया, एक मेल गैमीट यहीं फ्यूज हो गया जिसने बनाया जाइगोट, 3X प्लस 4X, 3X प्लस X इट इज नोन एज 4X। तो आपका जाइगोट और एम्ब्रियो क्या हो गया, जाइगोट एंड एम्ब्रियो, इट इज 4X। दूसरा X यहां से यहां पर पहुंचा, 3, 3, 6 और एक 7, टोटल मिलाकर के 7X हो गया, जिसे हम लोगों ने PEN बोला, और यही आगे चल के बनाएगा एंडोस्पर्म। तो याद रखना एंडोस्पर्म 7X हो गया और जाइगोट और एम्ब्रियो हो गया 4X। तो 4X इन एम्ब्रियो एंड 7X इन इज एंडोस्पर्म, यही क्वेश्चन का जवाब होगा 127 का। ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगा आपने समझाने में। आगे बढ़ जाइए, 128वां आया, विदड्रॉल ऑफ टोबैको, टोबैको हटाने से क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव लर्न कर लीजिएगा, इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। 129वां क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। देयर इज अ नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन इन यूनिसेक्सुअल फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एकदम सही है भैया। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल पार्ट को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, तो पहले देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी सही है। तो बोल रहे करेक्ट क्या है वो बताइए 129 में। तो आपके हिसाब से ए एंड बी दोनों करेक्ट होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, 129 के बाद आया 130, ये देखिए, निमोनिया इज कम्युनिकेबल डिसीज वेयर कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, गलत है। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया वैक्सीन वेयर इज द कॉमन कोल्ड आज नो इफेक्टिव वैक्सीन। तो वैक्सीन तो निमोनिया की भी नहीं है। आगे बढ़ जाइए, हालांकि आजकल निमोकोकल वैक्सीन आ रही है लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है। तो 130 का जवाब है बेटा, निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट होगा, ये इन्फेक्ट्स alveoli whereas the common cold affect the nose and respiratory passage। यानी मैं इतना बता सकता हूं कि जो सर्दी जुकाम है वो अपर रेस्पिरेटरी डिसीज है, लैरिंग्स, नोज, फेरिंग्स इनकी, लेकिन जो निमोनिया है वो लंग्स और एल्वेलाई की डिसीज है, दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द मोर करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ जाइए, द 131, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी मैनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट। बोलते हैं कि अगर एक ओवरी मिल जाए तो उस ओवरी में सिंगल ओव्यूल रखना, ये एक कंडीशन है, और ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल रखना, ये भी एक कंडीशन है। तो बोलते हैं सिंगल ओव्यूल कौन रखते हैं, जो एयर पॉलिनेटेड होते हैं,
और जो मल्टीपल ओव्यूल कौन रखते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होते हैं। और इंसेक्ट पॉलिनेशन की खास बात होती है कलरफुल फ्लावर और नेक्टरफुल फ्लावर। तो अब देखो इनमें नेक्टरफुल फ्लावर कौन है, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। वीट तो बेटा हमेशा सिंगल ओव्यूल रखेंगे। ओके, तो मैंगो, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। वैसे मैंगो भी में सिंगल होता है इसलिए मैंगो को हटा दीजिए। बाकी पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। 131 का आंसर जो होगा बेटा पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड होगा। तो ये एनसीईआरटी की लाइन से बना हुआ क्वेश्चन था जिसमें मैंगो में लगभग एक ही ओव्यूल की बात करते हैं। आगे बढ़ जाइए। 131 के बाद 132 आंसर आता है। इसे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटीज। जो कम्युनिटी स्टेबल हो, जैसे जंगल के बारे में सोचिए, तो क्या जंगल में पैदावार हर साल कम या ज्यादा होती है? नहीं। पैदावार कम या ज्यादा होना खेत की वैरायटी, खेत की एक्चुअली स्पेशलिटी है। कभी पैदावार ज्यादा, कभी कम। क्यों? क्योंकि खेत अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल जगहों पर वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्टिविटी होती है। तो बोलते हैं स्टेबल कम्युनिटी को क्या होता है, इट शुड नॉट सो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। अगर कोई स्टेबल है तो प्रोडक्टिविटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा साल दर साल, जबकि अगर अनस्टेबल है तो साल दर साल प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन होगा। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू रेजिलेंट ऑकेजनल डिस्टर्बेंस। अगर सूखा, बाढ़ आ जाए तो जंगलों को कम फर्क पड़ता है क्योंकि वो अनस्टेबल है, इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज, मस्ट बी स्पीसीज रिचनेस। सब कुछ सही है, ABCD, यानी जो भी स्टेबल कम्युनिटी है उनमें चारों बातें सही हो जाएंगी। 132 के बाद 133वां क्वेश्चन आया, इसको ध्यान से देखें। वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर जनरली वाइट। रात में सफेद रंग दिख जाता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेशन। इसलिए बेटा सफेद रंग दिख जाने की वजह से ही हम लोग ऐसा करते हैं। 133 का आंसर ये है कि सफेद रंग दिखेगा तभी वो पॉलिनेटर एजेंट को अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए रात में खिलने वाले पौधे सफेद होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही है। तो 133 के बाद 134 आ जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इन आवर स्टमक द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले। बहुत सारी डिसीज रुक जाती हैं माइक्रोब से। जो लैब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत सारी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को रोकता है, चेक करता है इस तरीके से। अब आपका 134 क्वेश्चन, चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये बहुत बढ़िया जवाब है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 134 के बाद 135वां क्वेश्चन आया। इन C4 प्लांट एक्स्ट्रा 12 ATP आर यूज्ड ड्यूरिंग। याद रखना C4 प्लांट में दो कोशिकाएं चल रही, दो कोशिकाओं में बेटा ये सेल चल रहा है, एक मीजोफिल और एक बंडल शीथ। ओके, बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल चल रही, ये C3 साइकिल चल रही है, लेकिन C3 साइकिल फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बनाने के दौरान होता है। फॉस्फोइनॉल मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बनने पर एक CO2 निकलती है, वो CO2 C3 साइकिल में चली जाती है। अब आपको मालूम है C3 साइकिल में गए तो 18 ATP की जरूरत पड़ेगी और 12 NADPH की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब ये पायरुविक एसिड वापस मीजोफिल सेल में जाते हैं एंड पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का रीजनरेशन होता है। इस रीजनरेशन के दौरान हमें एक्स्ट्रा 12 ATP की जरूरत होती है। तो वो इन्हीं एक्स्ट्रा 12 ATP की बात कर रहे हैं। बोले C4 प्लांट एक्स्ट्रा 12 ATP कब होंगे, जब पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का रीजनरेशन होगा, एंड दैट इज नोन एज थर्ड ऑप्शन। वैसे केल्विन साइकिल में 3 स्टेप आई हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, और आपको मालूम है यहाँ पर 18 ATP और 12 NADPH यूज हो रहे हैं। ओके, आगे बढ़िए। 135 के बाद 136वां क्वेश्चन आया, इसे देखिए। करेक्ट मिसमैच ऑफ द फॉलोइंग। यस, कहां पर मिसमैचिंग हो रही है 136वें क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोले लाइपेजेस लॉन्ड्री में यूज होते हैं, एकदम सही है, एकदम सही है। आई मे बी द क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ओके, C4 प्लांट का क्वेश्चन हो चुका है, वेरी गुड। और इसके बाद ओके 136 क्वेश्चन जो है वो आप लोग ध्यान से देखें। आपके पेपर में ये क्वेश्चन शायद नहीं है, में भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इस क्वेश्चन को फिलहाल अब मेरे सामने आया तो इसे देख लीजिए। स्टेप्टोकाइनेज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है।
मेरे पास जो पेपर में क्वेश्चन आया है 136 का वो अलग है, और आपके पास जो है हो सकता है कि आपके पास सही हो। मेरे पास क्वेश्चन आया है कैरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, दैट हैबिटेट दैट हैज रिसोर्स टू सस्टेन सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर ये क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, और अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया है तो इसका क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन्होंने मिस मैच पूछा है, दैट विल बी द थर्ड। ओके, आगे बढ़ जाइए। 136 के बाद आ गया 137। 137 में पूछा गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे याद रखेंगे, पहले हम फिजिकल सेपरेशन करते हैं। फिजिकल सेपरेशन कैसे करते हैं? बाय फिल्टरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। उसके बाद प्राइमरी सेटलिंग टैंक आता है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक से चीजें जाता है, आई एम सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट। प्राइमरी सेटलिंग टैंक आता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से बेटा चीजों को एयरेशन टैंक में भेजा जाता है, एयरेशन टैंक से सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, और इसके बाद एनारोबिक स्लस डाइजेस्टर में भेजा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। ये आप लोग एनसीईआरटी से मिला लीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। 138वां क्वेश्चन है डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट एक्सप्लेन दैट। देखो डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट ने क्या पूछा था, बोला था कि डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी, एक बात ये बोली थी, और दूसरा डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी इज द सेकंड ऑप्शन 138। आगे बढ़ जाइए। स्कूग और मिलर का एक्सपेरिमेंट है। बोला गया स्कूग और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस प्लांट में किया था? भैया टोबैको प्लांट में किया गया था। टोबैको प्लांट में साथ उन्होंने ऑक्सिन लिया था, और ऑक्सिन के साथ बहुत सारे मटेरियल लिया था। तो ए टोबैको होगा, बी ऑक्सिन होगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाने के बाद 140 आया। इस क्वेश्चन को देखिए, विच इज रॉन्गली मैच ईस्ट से इथेनॉल बनाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस से एंटीबायोटिक बना सकते हैं, लैक्टोबैसिलस से बियर बन नहीं सकता, बल्कि इससे हम लोग कर्ड बनाते हैं, मिल्क से कर्ड। तो ये मिसमैच है, मिथेनोजन से गोबर गैस बनती है। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि रॉन्गली मैच क्वेश्चन पूछा गया है। 140 आपका सही हो गया। आगे बढ़ जाइए। बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड, बायो फर्टिलाइजर क्या क्या होते हैं आप उनके बारे में बता दीजिए मुझे। चलिए, तो याद रखना इसमें बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया होते हैं, और फंजाई होते हैं, जो एज अ माइक्रोब, जिनमें जो आपकी लैंड में माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं, लाइक एनाबिना एंड एजोला वगैरह। सो आपके सामने बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 142वां क्वेश्चन आया, इसकी तरफ देखिए। व्हाट हैपन टू सीवेज वाटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। अगर हम लोग सीवेज वाटर को बिना ट्रीटमेंट के साथ अगर हम लोग नदियों में डाल दें तो क्या होगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज, बिल्कुल ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बीओडी बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फिश ज़्यादा मरने लगेंगी। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव सही है। जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड पानी आप नदियों में डालोगे, मछलियों के मरने की कंडीशन उतनी ज़्यादा, ऑक्सीजन कम होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा, बीओडी बढ़ने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा। तो इस तरह से 142 का चौथा ऑप्शन हो गया। 143 आया, इसे देखिए। पीरियोडिक डिपार्चर एंड रिटर्न। डिपार्चर मतलब जाना, ई माइग्रेशन, और वापस आना, इट इज नोन एज आई माइग्रेशन। तो बोलते हैं दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। तो ई माइग्रेशन और आई माइग्रेशन दोनों को मिला करके हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। कुछ लोगों ने सोचा होगा क्या लगाएं, लेकिन इसका आंसर फर्स्ट होगा। 143 सही हो गया। 144 क्वेश्चन आया, ये देखिए। मॉडर्न एक्स-सी2 कंजर्वेशन, क्रायोप्रेजेशन टेक्निक सही है, टिश्यू कल्चर भी ठीक है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो 144 में तो आई थिंक मुझे लगता है ऑल ऑफ द अबव जाना पड़ेगा। एक्स-सी2 कंजर्वेशन में हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस की बजाय ये दोनों बातें देखी जाए तो सही है। हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं और टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। खैर ऑल ऑफ द अबव करिए। आगे बढ़ जाइए। अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स स्पर्म इन द एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जो सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम लोग स्पर्मा बोलते हैं। तो बोथ प्रोड्यूस सीड, ये आंसर सही होगा। तो 145 का आंसर आपके सामने हो जाएगा, यस थर्ड।
145 के बाद आएगा 146, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय अ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नोन एज। 146 डायरेक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्शन इसे बोलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन की ये डेफिनेशन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाई गई है कि अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड बाय अ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज। कई बार लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बढ़िया शब्द है प्राइमरी प्रोडक्शन। सो प्राइमरी प्रोडक्ट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब तक रेस्पायरेशन की बात नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं बता सकते। तो टोटल फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्शन। ओके, सो 146 क्वेश्चन का आंसर 4th हो गया। आगे बढ़ जाइए, 147वां क्वेश्चन आया। इसमें क्वेश्चन लगाइए सल्फर कहाँ पर प्रेजेंट है? मिथियोनिन में, सॉरी मिथियोनिन में। जिंक किस में चाहिए? ऑक्सीजन में। मैग्नीज किस में चाहिए? मैग्नीशियम किस में चाहिए? क्लोरोफिल में। मॉलिब्डेनम किस में चाहिए? नाइट्रोजिनेज में। तो A इज 3, तो यही ऑप्शन लग रहा। B इज 4, C इज 1 एंड D इज 2। तो 147 में का आंसर होगा सेकंड। आगे बढ़ जाइए, 148 क्वेश्चन आएगा, इसे देखिए। रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फैसिलिटेड डिफ्यूजन इन द फॉलोइंग। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? जब कभी मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन के थ्रू चीजें मूव करें फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये डिफ्यूजन जैसा ही होता है, बिल्कुल डिफ्यूजन जैसा होता है, बस कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है। इट इज थ्रू कैरियर प्रोटीन। फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू कैरियर प्रोटीन। और जो चीजें कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं, और कैरियर प्रोटीन का नाम यहाँ पर चैनल के नाम से हम लोग जाते हैं। तो द प्रोटीन फॉर्म चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर द मॉलिक्यूल पास थ्रू, ऑल चैनल आर ऑलवेज ओपन। ये बात इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑल चैनल इज नॉट ऑलवेज ओपन, नॉट ऑलवेज ओपन। और इन्होंने इनकरेक्ट बात ही पूछी है, इट इज इनकरेक्ट। बाकी सब कुछ सही है। स्पेशल प्रोटीन है, नेट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि हाई टू लो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट रेट इज मैक्सिमम। यस, अगर कोई चीज़ बेटा किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू जा चाहिए तो उसका सैचुरेशन हो सकता है, उसे इनहिबिट किया जा सकता है। तो पहले के तीनों शब्द सही हैं, चौथा गलत है, क्योंकि नॉट ऑलवेज ओपन, ये हमेशा ओपन नहीं होते। 148 के बाद 149वां क्वेश्चन आया, द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज। आपको मालूम है 3 मुख्य फेजेस हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज। अगर जुवेनाइल फेज का एंड हो गया तो रिप्रोडक्टिव चालू हो जाएगी, बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। 149वें का बेटा सही जवाब, 149वें का सही जवाब है फर्स्ट। और इसके बाद 150वां, और ये बॉटनी सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद जूलॉजी सेक्शन चालू हो जाएगा। रिमूवल ऑफ एपिकल बड ड्यूरिंग प्रूनिंग रिजल्ट एज। अगर हम लोग एपिकल बड काटते जाएंगे, अगर हम एपिकल बड काटते जाएंगे तो उनसे लेटरल बड्स ग्रो करती जाएंगी, और लेटरल बड ग्रो करती जाएंगी तो पौधा लंबाई की बजाय ब्रांचेस में बढ़ेगा। ब्रांचेस बढ़ना मतलब हेज मेकिंग होगा, इसका मतलब लेटरल ब्रांचेस बढ़ने लगेंगी। एंड दैट्स व्हाई 150 का आंसर बेटा यहाँ पर थर्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस। तो ये 50 क्वेश्चन थे बॉटनी के, ये आप देख लीजिए। इसके बाद 50 क्वेश्चन फिर से ए और बी सेक्शन में आएंगे। ए सेक्शन में 35, बी सेक्शन में 15, 15 में से 10 करने। जैसे बॉटनी में भी 50 में से 45 ही करने थे, 5 छोड़ने थे। ए सेक्शन 35 पूरा करना था, बी सेक्शन में 15 में से 10 करने थे। चलिए हम अगले 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जूलॉजी सेक्शन में देखिए, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसके लिए क्या बातें सही हैं? हमको मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ था, जब हीट किल्ड एस फॉर्म लिया गया था आर फॉर्म के साथ। और जब हीट किल्ड एस फॉर्म को आर फॉर्म के साथ लिया गया था तो हीट किल एस फॉर्म से डीएनए निकल कर एस आर फॉर्म से डीएनए निकल करके एस फॉर्म से डीएनए निकल करके आर फॉर्म में गया था, और आर फॉर्म का नेचर बदल गया था। इसी को बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशन, और उस डीएनए को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जाना था। तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए, 152 क्वेश्चन आया, इसे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हेमीकॉर्डेट्स। फिश लाइक बॉडी नहीं होती जबकि इनकी वर्म लाइक बॉडी होती है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। बॉडी स्ट्रिप्लोब्लास्टिक सही है,
2 पार्ट्स में नहीं होती, 3 पार्ट में होती है, हेड, कॉलर ना और टेल की तरह, और एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड। तो बी एंड डी सही है, बाकी गलत है। तो आपको करेक्ट पूछना था, बी एंड डी हो गया। आगे बढ़ जाइए, 153 क्वेश्चन आया, इसे देखिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड इनकरेक्ट वन। मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। आपको क्या लगता है, क्या 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं? 2 बार एस फेज कभी आ सकती है? नहीं आ सकती। तो 2 न्यूक्लियर अच्छा आई एम सॉरी, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। यस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये बात सही है। 2 बार कैरियोकाइनेसिस और 2 बार साइटोकाइनेसिस होती है, ये बात एकदम सही है। इसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोलते हैं। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड ऑफ द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड। मियोसिस 1 तब होगी जब एस फेज कंप्लीट हो चुका होगा, सही है ये भी। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, ये भी सही है। 4 हैप्लॉइड जेनेटिकली आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता। मियोसिस में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इनमें रिकॉम्बिनेशन आते हैं, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल तो होना हो ही नहीं सकता, बिकॉज देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से देयर आर वेरिएशंस। सो वेरिएशंस आने ही है अगर गैमीट मियोसिस से बनेंगे। तो आप भूल जाइए कि चौथा गलत है, चौथा सही है, तो चौथा गलत है, बाकी पहले तीनों सही है। और हमें इनकरेक्ट ही पूछना था, तो इनकरेक्ट इस हिसाब से 4th ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए, 153 के बाद 154 क्वेश्चन आ गया, इस पे ध्यान दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड थैलासीमिया। करेक्ट ऑप्शन सुनना है। तो सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि 6ठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है। थैलासीमिया एक क्वांटिटेटिव है, ये भी सही है। तो करेक्ट तो यही है, सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव नहीं है। नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन 154 का पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ जाइए, 154 के बाद आपके सामने 155 आया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। फ्लेम सेल प्लैटीहेलमिन्थीज में पाई जाती हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। तो टीनिया और फेसियोला दोनों जगह पर मिलेंगी फ्लेम सेल्स। नोटोकॉर बेलोनोकॉर्स इज हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। मेटाजेनेसिस फाइसेलिया और ओबेलिया, यस इनमें हो सकती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एपिस्पाइला एंड लैक्सिपर, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, कुछ इनमें एक्सेप्शन है, लर्न करने पड़ेंगे। तो याद रखना ए सी डी ये तीनों सही हैं, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। इसमें हो सकता है आपको पाइला और लैक्सिपर में कुछ दिक्कत आ रही हो, आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आगे बढ़ जाइए, 156 यूकैरियोटिक सेल which contain centriole and have plasma membrane as outermost layer have ribosome। देखिए इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं। एक तो दिया है कि एक ऐसी सेल के बारे में पता लगाओ जो सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल है मतलब एनिमल हो सकती है, और आउटर मोस्ट लेयर ऑल्सो केवल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इनमें सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल नहीं है, ये भी बात बताती है कि ये एनिमल ही हो सकते हैं। तो बोलते हैं एनिमल में राइबोसोम है, वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये एनिमल की कोशिकाएं हैं। तो साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिल सकते हैं। तो आंसर होगा ए, बी एंड डी। क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये सेंट्रियोल के बता करके आपको बता देना चाहते हैं ये प्लांट कोशिका नहीं है, क्योंकि सेंट्रियोल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट। सो आंसर ए बी डी, 156 का आंसर आपके सामने हो गया ए बी डी। आप आगे बढ़ जाइए, 157 आ गया। सेलेक्ट द मैच वन, मतलब कौन इसमें सही मैच है। एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, जाइगोटीन सिनेप्सिस, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, पैकेटीन में होती। मियोसिस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, ये भी गलत है। G2 फेज क्विसेंट होगा नहीं, G0 होता है क्विसेंट, ये भी गलत है। तो कौन कौन सही है? फर्स्ट एंड सेकंड सही है, बाकी सब गलत है। इस तरीके से पहला और दूसरा ऑप्शन सही, बाकी गलत। 158 आ गया, इसे देखिए। द रेडियल सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड इन प्लैटीहेलमिन्थीज बाइलेटरल, सीलेंटेटा रेडियल, एस्केलमिन्थीज बाइलेटरल, एनालिटा बाइलेटरल, इकाइनोडर्माटा इज रेडियल। तो सेकंड एंड फिफ्थ का आंसर गया, ये 4th ऑप्शन हो गया, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट वन। गॉबलेट सेल ये कहाँ मिलेंगी? एलिमेंट्री कैनाल में मिल जाएंगी। मिक्स ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियाज है। एंडोक्राइन ग्लैंड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैन हो सकती है।
मल्टी सेलुलर ग्लैंड, इट इज सलाइवरी ग्लैंड हो सकती है। इस तरीके से A4, B1, C2 एंड D3 फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए, 159 का पहला आंसर सही है, आगे बढ़ेंगे। अब आता है 160 क्वेश्चन, उसको भी देख लेंगे। 160 क्वेश्चन जो आता है इसे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू AUG। AUG से क्या बातें सही है? इट कोड फॉर मिथियोनिन ओनली, सही है। इट इज एन इनिशिएशन कोडॉन, ये भी सही है। इट कोड फॉर मिथियोनिन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, हर एक बात इनकी सही है। 160 की हर एक बात सही है, ऑल ऑफ दीज लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आया 161, इसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मियोसिस इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बिल्कुल सही है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन आते हैं। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये भी सही है। तो A एंड B इज बोथ आर करेक्ट। 161 का आंसर, 161 का आंसर बेटा फर्स्ट होगा। ओके, 162 आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या सही है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। साइक्लोस्टोमेट हैव द इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, सही है। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, नो। सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट हुए जरूरी नहीं, और वर्टिब्रेट और द कॉर्डेट ये सही है, लेकिन ऑल कॉर्डेट आर नॉट द वर्टिब्रेट। एक ग्नेता, एक रेनिएटा, आपने सुना होगा, एक रेनिएटा जो होते हैं दे आर नॉट द वर्टिब्रेटा। बोनी फिशेस है 4 पेयर ऑफ गिल्स, तो 162 में ये सही है, ये तो सही है। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। रेप्टाइल और पोकिलोथर्मा, ये भी सही। तो आपका हिसाब से इनकरेक्ट इज दिस सेकेंड वन, बाकी सब करेक्ट है। आगे बढ़िए, 162 के बाद 163 आया, इसे देखिए। स्टार्च इज हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच कैन होल्ड आयोडीन, इसके स्टार के साथ आयोडीन का टेस्ट होता है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, जिसमें वो ब्लू कलर देता है। इसका मतलब है इसका आंसर यहाँ पर सेकंड आयोडीन होगा। 163 के बाद आपके सामने 164 क्वेश्चन आया, इसे देखिए। विच इज नॉट करेक्ट? एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, सही है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी वाज प्रोड्यूस्ड इन 1997, ये भी सही है। जीन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट हेरिडिटी डिसीज, मे बी। ह्यूमन इंसुलिन इज नॉट मेड इन बैक्टीरिया, नहीं, ह्यूमन इंसुलिन वाज मेड इन बैक्टीरिया बाय द कंपनी नोन एज इली लिली, तो याद रखना नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यही नॉट करेक्ट है और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए, 164 के बाद 165 आया। जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ ऑल ऑफ दिस, कार्बोक्सी एनहाइड्रेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सिलेज, इन सब में बेटा जिंक पाया जाता है। ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 166 आया। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन क्राई 1AB, क्राई 1AB इज फॉर कॉर्न बूरर, क्राई 2AB इज फॉर कॉटन बॉलवर्म, क्राई 1AC इज ऑल्सो फॉर कॉटन बॉलवर्म। तो याद रखना इसका कॉर्न बोरर हो जाएगा। आगे जवाब फर्स्ट ही रहेगा। आगे बढ़िए, 166 के बाद 167 आया। पूछा गया इनमें से कौन कौन कनेक्टिव टिश्यू है? बोन कनेक्टिव टिश्यू है, मसल नहीं है, नर्व सेल नहीं है, नर्व फाइबर नहीं है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू लिम्फ में हो सकता है, एडिपोज नहीं है, स्केलेटन है, स्केलेटल मसल नहीं है। 1 2 ओके, कितने हो गया भाई? 167 में आप काउंट कर ले, मेरे को कितना दिख रहा? ओके, 1 2 3 4 5 ही आ रहा है। स्केलेटल हो गया, एडिपो, अच्छा यहाँ पर एडिपोज भी दिया गया है, लिम्फ भी दिया गया। ओह आई एम सॉरी, एडिपोज इज अ कनेक्टिव टिश्यू, मुझसे काउंटिंग में गड़बड़ हो गई। एडिपोज भी कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, सो 6 विल बी द आंसर करेक्ट। आगे बढ़ जाइए, 167 के बाद 168 आया। अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लाइसोसोम लोअर पीएच देन साइटोप्लाज्म, एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच का मतलब है लो पीएच देन साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। आगे बढ़ जाइए, 169 आया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट and find the incorrect one. Bacterial flagellum composed of 3-part filament, hook and basal body, सही है। Glycolysis difference in composition thickness in among the different protist, प्रोटिस्टा में नहीं होती बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, ये बैक्टीरिया में होती है, तो आप भूल जाइए, यहाँ पर तो बैक्टीरिया लगाना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया और इनकरेक्ट ही पूछा गया है। सेल दैट लाइक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इनकरेक्ट यही है और इसीलिए यही हमारा आंसर हो गया सेकंड। 169 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया।
आगे बढ़ जाइए, 170 आया, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। वायरसेस का साइज सबसे छोटा 0.02 से 0 माइक्रोपियम, पीपीएलओ का 0.1, यू कैरियोटिक सेल का बेटा 10 से 20 आ सकते हो, और बेटा बैक्टीरियम का यू हो सकता है। तो 170 क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो सेकंड है, ए इज 4, बी इज 3, सी इज 2 एंड डी इज 1। आगे बढ़ जाइए, 171 क्वेश्चन आया। ये ग्राफ बहुत बार पूछा गया। देखिए ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो अगर आप यहाँ पर मिलाएंगे तो देखेंगे सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। इसका मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने पर एनर्जी कम हुई है। एनर्जी कम हुई है इसका मतलब निकली है एनर्जी। जब एनर्जी निकलती है तो ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो पहली बात तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। दूसरा, ये जो बेटा ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी का बी वाला, ये विदाउट एंजाइम है, और ए वाला विथ एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो अब पूछा जा रहा है विच वन इज करेक्ट, 171 में क्या सही है। तो आप लोग देख लीजिए, सेकेंड बात सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी, ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम। ए इज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इज इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो 171 का सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ जाइए, 172 आ गया। इसे देखिए, when there is a substitution mutation in regulatory gene of the lycopyran। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन क्या हो रहा है। Z है, Y है, A है, इसके अलावा ओपेरॉन है, ओपेरॉन के अलावा यहाँ पर I जीन है, रेगुलेटरी जीन। अब रेगुलेटरी जीन कॉन्टिन्यूअस रिप्रेसर प्रोटीन बना रही है, और इसकी वजह से ऑपरेटर ब्लॉक है। रिप्रेसर बनने की वजह से ऑपरेटर ब्लॉक है। ऑपरेटर ब्लॉक होने की वजह से ये लोग अपना अपना एंजाइम नहीं बना पा रहे हैं, ये तीनों जीन एंजाइम नहीं बना पा रहे। अब बोले रेगुलेटरी जीन में म्यूटेशन हो गया, ये हो गया म्यूटेशन हो गया, तो रिप्रेसर जीन बनना बंद हो गई, और रिप्रेसर जीन बनना बंद हो गई तो ये एंजाइम बनने लगे। कौन से एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांसएस्टाइडेज। तो पूछ रहे कि अगर म्यूटेशन हो गया है रेगुलेटरी जीन में लाइकोपेराइन तो क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज इन अनइंटरप्टेड मैनर। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता ही रहेगा। क्यों? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनने से कौन रोकता था? रिप्रेसर अब बनेगी नहीं क्योंकि रेगुलेटर जीन खराब हो गए। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। Which of the following is not applicable to Agrobacterium tumefaciens? Agrobacterium tumefaciens में कौन सी बात सही नहीं लगी? Pathogen of several dicot plant has ability to transform normal plant herbicide, deliver gene of our interest. TI plasmid is always pathogenic to plant without any exception। तो 173 क्वेश्चन का ये जवाब सही नहीं है। कई बार TI प्लाज्मिड को हम लोग देखते हैं वो कि पैथोजेनिक नहीं होता, और इसीलिए इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में कई बार यूज़ करते हैं। तो आपसे यही फोर्थ ऑप्शन ही नॉट अप्लीकेबल है। आगे बढ़ जाइए। बायोलिस्टिक जीन गन में क्या यूज़ कर रहे हैं? डिसआर्म पैथोजन वेक्टर नहीं यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लांट सेल, इस प्लांट सेल में बेटा बायोलिस्टिक यूज़ करते हैं, याद करना। एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो 174 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा अगर आप लोग को सही लगा तो। आगे बढ़ें। 175 क्वेश्चन आया, इसे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियस टू। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन फीमेल पार्टनर ओनली। नहीं, हमेशा फीमेल ही प्रॉब्लम फुल हो ऐसा जरूरी नहीं, मेल में भी स्पर्म की कमी हो सकती है। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन कंट्रासेप्शन, बिल्कुल सही है। लैक्टेशन एमेनोरिया इसी को बोलते हैं, ज़्यादा मिल्क पिलाने की वजह से माँ मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। क्रिएटिंग अवेयरनेस कैन हेल्प द क्रिएट अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ये भी सही है। तो पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला, तीसरा, चौथा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड गलत है, बाकी सही हो जाएगा। 175 क्वेश्चन आपके सामने हो गया। आगे बढ़िए। 176 आया। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम एंड आर कॉल्ड एज राइबोजाइम। इन्हें हम लोग राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम बिकॉज इट इज अ 23S RNA। ओके, आगे बढ़ जाइए। 176 के बाद 177 आया, इसे देखिए।
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले एफएसएच सिक्रीट होगा, एफएसएच ओवरी में जाएगा, ओवरी यहाँ से एस्ट्रोजन सिक्रीट करने लगेगी, एस्ट्रोजन सिक्रीट करने लगेगी। फिर बेटा एस्ट्रोजन सिक्रीट करने के बाद ओव्यूलेशन होगा एलएच की प्रेजेंस में, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो होना चाहिए एफएसएच एस्ट्रोजन एलएच प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए कहाँ कहाँ है, एफएसएच प्रोजेस्टेरॉन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एफएसएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन यही सही लग रहा, बाकी गलत है, बाकी कहिए एफएसएच एस्ट्रोजन एलएच प्रोजेस्टेरॉन, ये ऑप्शन होना चाहिए था। ओके आगे बढ़ जाइए, 177 के बाद 178 आया, इसे देखिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्डिंग ऑफ रीअब्जॉर्प्शन? नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल, सही है। DCT also capable of reabsorption of bicarbonate, what 178 बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कर सकता है DCT, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन इन DCT, नहीं, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होता है, नॉट द रीअब्जॉर्प्शन। DCT में इनका सिक्रीशन होता है। तो A और B सही है, बाकी सब गलत है, C गलत है। तो A and B इज करेक्ट एंड C इज रॉन्ग, क्योंकि पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है, ना कि रीअब्जॉर्प्शन। 178 के बाद 179 आया, पैराथायरॉयड हार्मोन, इट इज नोन एज बोन कटिंग हार्मोन, बोन कटिंग हार्मोन। अगर बोन कटिंग होगी तो बोन कट होने की वजह से कैल्शियम निकलेगा और कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाएगा। तो बोन रीअब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन डिमोनलाइजेशन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल, यानी कुल मिलाकर कैल्शियम का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा रहा और इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिंग ब्लड। कुल मिलाकर ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना ही पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है। तो चाहे बोन को कट करके, चाहे ज्यादा बोन कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके, चाहे खाने से ज्यादा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करके कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाना है, हाइपर कैल्सीमिया करना पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है। तो 179 का ABC ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ये याद रखना पड़ेगा। ओके 179 के बाद 180 आया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? पार्शियल प्रेशर, concentration gradient of diffusing gases, solubility of gases, thickening of diffusion membrane, all of the above। अगर कोई भी गैस एल्विलाई से निकल रही है, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो O2 हो, तो O2 और CO2 का डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, गैस की सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा, CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है तो फास्ट होगी, और थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर भी करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव ये क्वेश्चन सही होगा 180 का। आगे बढ़ जाइए 181। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ओवेरियन कॉर्टेक्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ इन्फेंट? इन्फेंट में प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होता है, और प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte, तो ये सही है। ओके तो 181 का सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए। ओके अगला क्वेश्चन है एसटीडी की क्या लीड हो सकती है? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बेटा ये सिम्टम्स है, दीज आर द सिम्टम्स। और अगर अभी भी नहीं संभले तो कॉम्प्लिकेशन ये है, ये कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी। तो बोथ A एंड B हो सकती हैं। ये सिम्टम है पहले जब बीमार होंगे, अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो आगे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो 182 का आंसर होगा डी, सॉरी बोथ A एंड B, ये वाला आंसर होगा बोथ A एंड B, दिस वन, दिस बोथ A एंड B इज करेक्ट। आगे बढ़ जाइए 183 आया, बोलते हैं टोटल वॉल्यूम एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आइए करके देखते हैं। ये मैंने नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, अब मैं क्या ले सकता हूं? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दो चीजें और मैं ले सकता हूं। तो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये ली जा सकती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके
सो 183 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए। टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। तो बोलते हैं कौन सी ऐसी चीज है जिसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। स्टेरिलाइजेशन, इसी में होती है ट्यूबेक्टोमी, इसी में होती है वेसेक्टोमी। इसका मतलब है नसबंदी वाली जो प्रक्रियाएं हैं इनको स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं और इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, यानी दोबारा से बच्चा पैदा करने की कोशिश करने पर इनमें रिवर्सिबिलिटी पुअर। ऑल्दो आजकल जो नई टेक्निक है उनकी रिवर्सिबिलिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी बाकी के रेस्पेक्ट में स्टेरिलाइजेशन की रिवर्सिबिलिटी पुअर है। ओके, 184 के बाद 185। ईच नेफ्रॉन हैज अ फिल्टरेटिव पार्ट। दिस इज फिल्ट्रेशन किस में होगा? बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में होगा बेटा। बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। ग्लोमेरुलस एंड बाउमेन कैप्सूल, मैल्फिगियन कार्पसल्स के नाम से इसे जानते हैं। ईच नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन यहीं पर होता है। ओके, 185 का बेटा इस तरीके से 185 का थर्ड ऑप्शन हो गया। और इस तरीके से जूलॉजी का ए सेक्शन खत्म हो गया जिसमें 35 क्वेश्चन थे। ये तो करने अनिवार्य थे। अब अगला बी सेक्शन आ रहा जिसमें 15 में से 5 कोई भी कर सकते हो। मुझे तो 15 ही बताने में बता रहा हूं। आइए, हार्ट के बारे में क्या सही है? देखो भाई, हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव, सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटेड टुवर्ड द लेफ्ट। बाईं तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हार्ट हमारी बाईं तरफ नहीं, हार्ट सेंटर में, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड दैट्स व्हाई हम लोग ये आंसर सही रखते हैं। आगे बढ़ जाइए। 186 के बाद 187 आया। डेथ ऑफ कार्डियक मसल ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ सडन ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। जब अटैक पड़ता है तो क्या होता है? ब्लड सप्लाई हार्ट में कम होने लगती है, और ब्लड सप्लाई कम होने लगती है तो ऑक्सीजन कम मिलती है, तो बहुत तेजी से पेन होता है, एंजाइना, बहुत तेजी से पेन होता है। इसी पेन को हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। 187 का बेटा पहला ऑप्शन अटैक। आगे बढ़ जाइए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस। 188, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में कैसे बढ़ सकता है? यस, नए तरीके से ग्लूकोज बनाकर, लिपिड को तोड़कर और प्रोटीन को तोड़कर। ओके, कैटाबोलिटिक प्रोसेस होते हैं। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या ये बात सही है? नहीं, ये सेलुलर अपटेक को कम करते हैं। कॉर्टिसोल इन्वॉल्व इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, ये भी सही है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट। ओहो, आई थिंक 188 का आंसर इनकरेक्ट पूछा गया है। तो भैया ठीक है, ए और सी तो करेक्ट हो गया, बी इनकरेक्ट हो गया। सो बी इज इनकरेक्ट, बी ओनली इट इज इनकरेक्ट, बाकी सब करेक्ट है। 188 के बाद 189 क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट द option which include all the correct ones only. The male sex accessory duct include rete testis, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, सही है। Leading cell synthesize and secrete testicular hormone called androgen, ये भी सही है। The male reproductive system is located in the pelvic region, ये भी सही है ऑलमोस्ट 189 का। तो थर्ड क्यों नहीं सही है? याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, इसलिए थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि बेटा स्क्रोटम में आ जाते हैं टेस्टिस, और बेटा इनसाइड ऑफ द पेल्विस से आउटसाइड हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इसका आंसर इन्होंने ए एंड बी लगाया है। अदरवाइज शुरुआत में यानी बिफोर द बर्थ टेस्टिस पेट के अंदर ही होते हैं, तो उनको भी हम लोग पेल्विस में ले सकते थे। फिलहाल अभी आप ए और बी करिए। आगे बढ़िए। 190 क्वेश्चन आया, इसे देखिए। फॉलोइंग आर द पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ JGA, अरेंज देम अकॉर्डिंगली। व्हाट इज JGA? जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, आप सब लोग जानते हो बाउमेन कैप्सूल के पास आपके एफरेंट और ईफरेंट आर्टीरियोल आते हैं,
और उन्हीं अफरेंट और इन्फेरेंट आर्ट्रियोल के पास कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस बनाती हैं। तो ये क्या करती हैं? ओके, इनमें ये कैसे एक्टिवेट होती हैं याद रखना। सबसे पहले क्या होता होगा? यस, ओके, सबसे पहले है फॉल इन जीएफआर, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम होने लगा। कम क्यों होने लगा? क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने लगा। ओके, इसके बाद क्या हुआ? इसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ जीजे सेल हुआ, जीजे सेल एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेशन ऑफ जीजे सेल के बाद क्या हुआ? ओके 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 ओके, इसके बाद हुआ एक्टिवेशन सेल रिलीज रेनिन, इन्होंने रेनिन निकाल दिया। ओके, तो जैसे ही बेटा जीएफआर कम हुआ, जीजी सेल एक्टिवेट हो गई, रेनिन निकाल दिया। रेनिन ने ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया, यानी ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ। तो आप लगाएंगे CABDE, ये सही ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए। 190, 190 के बाद 191 बोलते हैं भैया नर्व में कहां पर कौन होता है? स्ट्रक्चर देख लो। नर्व में दीज आर द डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स। इसके बाद सेल बॉडी, इसके बाद एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स, और फिर रहे सिनेप्टिक नॉब्स। अब पूछते हैं अरेंज करो। तो सबसे पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी BC, फिर एक्सॉन BCE, फिर एक्सॉन टर्मिनल BCEA और फिर सिनेप्टिक नॉब। तो BCEDA, BCEDA, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। 191 का इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करेगी? स्टिमुलेट पिट्यूटरी, सेक्रेट वैसोप्रेसिन? नहीं। कॉज विगरस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये बर्थ हार्मोन है, बर्थ के समय पर लागू होता है। जब ऑक्सीटोसिन निकलता है स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो 192 का दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ जाइए। 192 के बाद 193 आया। इस क्वेश्चन को देखिए। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? ओके, तो कौन सी टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी में यूज हो सकती है? 193 का आंसर है, बोलते हैं जब कभी टेस्ट ट्यूब बेबी करोगे तो टेस्ट ट्यूब बेबी करने के बाद यहाँ पर बेटा जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट का बेटा मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होकर के यानी क्लीवेज जिसे बोलते हैं, क्लीवेज होने पर 8 सेल तक अगर हुआ तो इसे हम लोग जिफ्ट के द्वारा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब के द्वारा बेटा फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, नहीं तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के द्वारा यूट्रस में डालेंगे। तो बोलते हैं कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ एसोसिएटेड है? यस, बिल्कुल सही है। 193 का चौथा ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 193 के बाद 194 आया। मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट एंड, मल्टीपल एलील के बारे में क्या है? एट द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम। बोलते हैं मान लीजिए 3 मल्टीपल एलील्स हैं, IA, IB, स्मॉल I। तो बोलते हैं इन दो लोकस पर इन तीनों में से कोई दो आएगा। हो सकता है IA आ जाए, हो सकता है IB आ सकता, हो सकता है IA IB आ जाए, हो सकता है स्मॉल I आ जाए। तो सेम लोकस पर डिफरेंट बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर ये तीनों एलील आ सकते हैं। तो मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट इन एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए। 194 के बाद आया 195। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेट एज हैपन इन द कॉमन कॉकरोच? कॉमन कॉकरोच के लिए क्या सही है? फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल एंड गिजार्ड। मैंडिबल माउथ पार्ट है, गिजार्ड बेटा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। दोनों जगह पर फूड को ग्राइंडेड किया जा सकता है। आगे बढ़ो। 196 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स? नी जर्क रिफ्लेक्स में बेटा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। तो ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, विच इज नॉट इन्वॉल्व। तो यही ऑप्शन होगा। 196 के बाद आया आपका 197। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर, अल्कोहल, सम वाटर एंड मेडिसिन टेक्स प्लेस इन स्टमक। हो सकता है भाई 197। आगे बढ़ जाइए। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी सही है, एकदम सही है। बी वाला ऑप्शन भी सही है।
ओके ओके, ये भी सही है क्योंकि जेजनम पार्ट में सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। फैट, अच्छा किसी को मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अगर कोलॉन लग रहा है तो वो ठीक कर ले, कोलॉन में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं है बल्कि जेजनम में है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब बाय द स्टमक, ये गलत है क्योंकि ये बेटा ये तो एब्जॉर्ब होगा लैक्टियल के द्वारा इंटेस्टाइन में। नथिंग एब्जॉर्ब इन माउथ एंड लार्ज, ये भी नहीं, ये भी गलत है क्योंकि बेटा माउथ में कुछ मेडिसिन हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो कौन कौन गलत है? तो गलत है डी एंड ई ओनली। आगे बढ़ जाइए, 197 के बाद 198 आता है, इस क्वेश्चन को भी देखिए। द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। याद रखना, ऑक्टोपस नॉन कॉर्डेट्स है या फिर नॉन वर्टिब्रेट है और कैट वर्टिब्रेट है, दोनों की इमेज फॉर्मिंग आईज है। तो दो डिफरेंट ओरिजिन के लोग सेम तरीके की आई रख रहे हैं, डिफरेंट ओरिजिन फंक्शन से ये एनालॉगस कंडीशन होती है। तो याद रखना 198 का जवाब है एनालॉगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये याद रहे। आगे बढ़ जाइए, 198 के बाद 199 आता है। ईच कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन का मतलब है पेल्विक बोन, पेल्विक बोन का मतलब है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तीनों से मिलकर बनी हुई बोन। So this is the answer and the last question of this paper. See this, which of the following sponge is known as bath sponge? इनमें से कौन सा स्पंज जिसे बाथ स्पंज बोलते हैं? इट इज नोन एज यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया इज अ बाथ स्पंज, इसे सही कर लीजिएगा, जवाब सही हो गया। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एक पेपर और आपके लिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।